एपिसोड 706। मैं जीना के पास चला आया। वो सो रही थी। मैंने उससे झूठ कहा था कि बुरी तरह जख्मी हो गया हूं। ये सुनते ही वो मुझे तलाश करने के लिए फौजियों की हिरासत से निकलना चाहती थी। उसे बड़ी मुश्किलों से काबू में करके दोबारा अंडरग्राउंड सेल में पहुंचाया गया था। फिर उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया गया था। उसे 2 घंटे पहले इंजेक्शन दिया गया था। उसकी खाबीदा सोच ने बताया कि वो तनवीमी नींद पूरी कर रही है। ये बात उसके लिए खतरनाक थी। उस पर किसी ने तनवीमी अमल किया था। चूंकि वो मामूला थी, इसलिए मुझे आमिल का नाम नहीं बता सकती थी। मैंने सोनिया को मुखातिब करके कहा, तुम्हारे फौजी जीना की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। उन्होंने उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया है। दुश्मन ने उसे खाबीदा दिमाग की गिरफ्त में लेकर अपनी मामूला बना लिया है। फराद, जब मैंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है तो कोई दुश्मन अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या तुमने उस पर तनवीमी अमल कराया है? हाँ, सिर्फ बिजली के झटकों से नहीं, तनवीमी अमल से भी उसका ब्रेन वॉश करेंगे। दुश्मनों के तमाम हथकंडों को उसके दिमाग से मिटा देंगे। ये तरीका कामयाब होगा, लेकिन वो सो रही थी। उस पर अमल करने के लिए किसी टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी, जबकि रसवंती ख्याल खानी के काबिल नहीं है। इस दौरान मैं तुमसे गुफ्तगू में मसरूफ रहा। फिर उसके दिमाग में कौन किया, किसने अमल किया? जीना के मामले में तुम्हारा दिमाग काम करने के काबिल नहीं रहता। अगर तुम्हारा दावा है कि इश्क ने तुम्हें निकम्मा नहीं किया है, तो बताओ मैंने जीना पर किस तरह अमल कराया है। मैं सोच में पड़ गया। हमारी टीम में और कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं था। समझ में नहीं आया कि सोनिया ने किस तरह उस पर अमल कराया होगा। वो कहने लगी, खामोश क्यों हो? मान लो कि जीना ने तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ा है। सुनो, तुम उसे जानते हो। वो टेलीपैथी जानने वाला मेरा आशिक है, दीवाना है। मैंने चौंक कर कहा, प्रिंस डैगर? हाँ, अब तुम कहोगे मैंने जीना का ब्रेन वॉश कराने के लिए प्रिंस पर भरोसा क्यों किया। बेशक, अभी तुमने किसी मामले में उसे अच्छी तरह आजमाया नहीं है। क्या आजमाने के लिए जीना ही मिली थी? तौबा है, इतनी भी दीवानगी अच्छी नहीं होती। तुम्हारे इत्मीनान के लिए कह दूं कि प्रिंस दिलो जान से मेरा ताबेदार है। मैंने उससे वादा किया था कि वो सुपर मास्टर को छोड़कर मेरी तरफ आएगा। मैं बड़े बड़े अहम मामलात में उसे अपने साथ रखूंगी, और वो मेरे साथ है। कल हम दोनों अली तैमूर के साथ न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ओह गॉड, तुम जा रही हो तो सुपर मास्टर का क्या बनेगा? वो कहने लगी, किसी का कुछ बनेगा, किसी का कुछ बिगड़ेगा। यही होता आया है। क्या प्रिंस डैगर मेरा हमशक्ल ही रहेगा? हाँ, सुपर मास्टर और उसके आदमी उसे ब्राइन वुल्फ जानते हैं। वो तुम्हारे पासपोर्ट पर सफर कर रहा है। तुम दुश्मनों की तवज्जो जानबूझकर उसकी तरफ दिलाओगी, अपनी तरफ भी मुतवज्जे करोगी, क्योंकि अपने असली चेहरे के साथ रहोगी। मैं और प्रिंस सुपर मास्टर के सामने जाल डालेंगे। हमले तो अली करेगा। फौज के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ स्टेटस के आला और फौज के आला अफसरान अपनी कारों में आ रहे थे। तमाम अफराद तरतीब से रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। जनरल वाइज ने उनके सामने खड़े होकर बारी बारी सब पर नजर डाली। फिर कहा, सुपर मास्टर एरेरे ने पेरिस से दोबारा तफसीली मालूमात फराहम की हैं। एक स्टेट के हाकिम ने कहा, हम अपनी मसरूफियात छोड़कर आए हैं। क्या उन मालूमात का ताल्लुक हमसे है? जनरल ने कहा, हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मैंने आपको इत्तला न पहुंचाई और आप बेखबर रहे तो आपके पांव तले से जमीन सरक जाएगी। ऐसी क्या तशवीशनाक इत्तला है? सोनिया और ब्राइन वुल्फ आज रात की फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। क्या वाकई? किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सब तरह तरह के सवालात कर रहे थे। एक और ने कहा, अगर अली तैमूर यहां आ रहा है या आ चुका है तो सोनिया किसी न किसी तरह उससे रब्ता करेगी। तीसरे ने कहा, सोनिया को रब्ता कायम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वुल्फ ख्याल खानी के जरिए सोनिया का पैगाम अली को पहुंचाया करेगा। कर्नल जैकब पॉल ने कहा, किसी मौके पर वुल्फ को मुसीबतों में डाल दिया जाए और सोनिया को दूसरी तरफ मसरूफ रखा जाए तो अली वुल्फ की मदद को ज़रूर आएगा। जनरल ने कहा, कर्नल जैकब वॉल, मैं सबसे पहले जो चाल चलने वाला हूँ वो चाल तुम्हारे घर से शुरू होगी। कर्नल ने पूछा, आप करना क्या चाहते हैं? तुम्हारी बेटी जोरा जोरी की एक डमी तैयार हो रही है। वो डमी तुम्हारी बेटी की हैसियत से तुम्हारे साथ रहेगी। अली तैमूर जवान है और जोरा जोरी हसीन है। उसकी डमी उसे फांसेगी। किस तरह फांसेगी और कैसा ड्रामा प्ले किया जाएगा, ये सब कुछ डमी को अच्छी तरह सिखाया जा रहा है। जनरल, तुम ऐसी ज़बरदस्त चालें पहले नहीं चलते थे। मैं अब भी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा रहा हूँ। यह हमारे नए सुपर मास्टर एरेरे की प्लानिंग है। वो पेरिस में बैठा हुआ अपने सारे मंसूबे मुझ तक पहुँचाता रहता है। उसके एक मंसूबे के मुताबिक हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले मुख्तलिफ पनागाहों में पहुँच गए हैं। वहाँ तक सोनिया वगैरह की रसाई नामुमकिन बना दी गई है। उसके दूसरे मंसूबे के मुताबिक
अगर अली तैमूर मेकअप के बावजूद पहचान लिया जाए तो उसे बेनकाब न किया जाए, बल्कि उसी मेकअप में उसे गोली मार दी जाए। हमारे पास सफाई पेश करने के लिए यह जवाब रहेगा कि हमने एक बहरूपिये को मुकाबले में मारा है। हम नहीं जानते थे कि वो अली तैमूर है। फोन की घंटी बजने लगी। जनरल वाइज ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, फिर दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। उसके बाद रिसीवर रख कर कहा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमारे मुल्क को पहली बार ऐसा ज़बरदस्त सुपर मास्टर नसीब हुआ है जिसकी मालूमात कभी गलत नहीं होगी और जिसका मंसूबा कभी नाकाम नहीं होगा। अभी हमारे एक जासूस ने इत्तला दी है कि जिस तैयारे में सोनिया और वुल्फ सफ़र कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। आप यहाँ बैठे बैठे सोनिया और ब्रायन वुल्फ को देख सकते हैं। उसने एक रिमोट कंट्रोलर उठाकर टीवी को ऑन किया। 26 इंच के स्क्रीन पर एयरपोर्ट का मंजर दिखाई दे रहा था। एक तैयारे की सीढ़ियों से मुसाफिर उतर रहे थे और उनके दरमियान सोनिया साफ तौर से नजर आ रही थी और फरहाद का हमशक्ल वुल्फ भी आसानी से पहचाना जा रहा था। बेशक नया सुपर मास्टर एरेरे नहायत खतरनाक साबित हो रहा था। सही मायनों में आस्तीन का सांप था। वो सोनिया जो दुश्मनों को नकाब में भी पहचान लेती थी, उसने भी शायद सुपर मास्टर एरेरे को नहीं पहचाना था। वैसे भी सोनिया के लिए पहचानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना फरेब से बचना ज़रूरी है। ये बात अभी किसी की समझ में नहीं आई थी कि वो फरेब खाने क्यों चली आई है। तैयारी की सीढ़ी के पास 2 सरकारी अफसर खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर सोनिया और वुल्फ को मुखातिब किया। अपना तारुफ कराते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। पहले तो वो दोनों चौंके, फिर मुस्कुराकर मुसाफा करने लगे। सोनिया ने पूछा, आप हमसे क्या चाहते हैं? एक अफसर ने कहा, आप जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ की सरकार आपकी मेज़बान रहेगी। एक फोटोग्राफर मुख्तलिफ जावियों से उनकी तस्वीरें उतार रहा था। वो दोनों सरकारी अफसरों के साथ चलते हुए एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हो गए। दाखिली दरवाजे पर एंटी मेकअप कैमरा था। वो कैमरे के सामने से गुजर गए। उसके 1 मिनट के अंदर ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। जनरल ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से जासूस की आवाज़ आई, सर ज़बरदस्त धोखा हो रहा है, वो सोनिया नहीं है। जनरल वाइज ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? यस सर, एंटी मेकअप कैमरे ने बड़े से स्क्रीन पर दिखाया है। सोनिया के मेकअप के पीछे एक अजनबी लड़की है। क्या उस डमी सोनिया को रोका गया है? जी नहीं, आपके हुक्म का इंतज़ार है। उसे न रोका जाए, न टोका जाए, न शुबे की नज़रों से देखा जाए। उसे सोनिया ही की तरफ VIP ट्रीटमेंट दो। उसने रिसीवर रख दिया। एक ने पूछा, क्या वो डमी सोनिया है? हाँ, वो हमें अहमक समझ रही है। हम उसे खुशफहमी में मुब्तला रखने के लिए उसकी डमी को सोनिया समझते रहेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? जनरल वाइज फैक्स मशीन के जरिए सुपर मास्टर एरेरे को मौजूदा हालात की तफसीली रिपोर्ट भेजने लगा। आधे घंटे के अंदर इस रिपोर्ट का जवाब मौसूल हुआ। सुपर मास्टर एरेरे ने लिखा था, मैं फौरी तौर पर आपकी रिपोर्ट पढ़ ना सका, दूसरी जगह मसरूफ़ था। ये मैं यकीन से कहता हूँ सोनिया पेरिस में नहीं, अपनी डमी को वुल्फ के साथ भेजा है। इसमें उसकी गहरी चाल है। खुद भी यहाँ से जा चुकी है। साफ जाहिर है कि हमारे मुल्क में भेस बदल कर रहेगी। अपनी डमी को आप लोगों के सामने रखकर पसे पर्दा अपना काम कर जाएगी। आपने एक बहुत बड़ी गलती की। एयरपोर्ट में डमी सोनिया और वुल्फ का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए था। इस तरह सोनिया समझ लेगी कि उनकी आमद की इत्तला पहले ही आपको मिल गई थी। उस खतरनाक औरत को यह सोचने का मौका ना दें कि मैं घर का भेदी हूँ और लंका ठा रहा हूँ। सोनिया और अली को ढूंढ निकालने की कोशिश करें, दैट्स ऑल। जनरल ने उसे पढ़कर सुनाया। सब लोग परेशानी जाहिर करने लगे। पहले अली तैमूर को ढूंढ निकालने का मसला था, अब सोनिया रुपोश होकर दहशत बन गई थी। कर्नल ने कहा, अगर वो जल्द ही हमारी नज़रों में ना आई तो हमारी नींदें हराम हो जाएंगी। वैसे क्या हम यकीन कर लें कि वो यहाँ आ चुकी है? यकीन ना करने की कौन सी बात है। तमाम एयरपोर्ट और बंदरगाहों में एंटी मेकअप कैमरे नस्ब किए गए हैं। कहीं से ये रिपोर्ट नहीं आई है कि सोनिया और अली मेकअप में यहाँ पहुँच गए हैं। जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से डमी सोनिया की रिपोर्ट आ सकती है तो असली सोनिया और अली की भी रिपोर्ट आनी चाहिए। इससे जाहिर होता है कि वो दोनों अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जनरल ने कहा, सुपर मास्टर एरेरे साफ तौर पर कह रहा है सोनिया पेरिस से जा चुकी है। अगर एंटी मेकअप कैमरों की रिपोर्ट ना आए तो इसका मतलब होगा वो दोनों माँ बेटे प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरे बदल कर आ रहे हैं या आ चुके हैं। एक ने कहा, हर हाल में हमारी तशवीश बढ़ती जा रही है। दूसरे ने कहा, हमसे टक्कर लेने वाली दूसरी ताकतें हमारे लिए इतनी दर्द सर नहीं होती जितनी ये सोनिया हो जाया करती है। हम इस मसले पर जितना बोलेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। इसका एक ही हल है कि हम अपनी अपनी स्टेट में मोहतात रहें, मशकूक अफराद की सख्ती से चेकिंग करते रहें
और एक दूसरे से बराबर रब्ता रखें। हम यकीनन एक दूसरे की मदद से उन माँ बेटे तक पहुंच जाएंगे। वो सब उठना चाहते थे कि फ़ोन की घंटी सुनकर उधर देखने लगे। जनरल ने रिसीवर उठाया। एक जासूस की आवाज़ आई, सर टीवी स्क्रीन पर देखें। जनरल ने रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी को ऑन किया। स्क्रीन पर डमी सोनिया और वुल्फ नजर आ रहे थे। वो एक ऐसे बंगले में पहुंच गए थे जो सरकारी तौर पर उनके लिए मखसूस किया गया था। उनकी हकीकत मालूम करने और उनकी बातें सुनने के लिए ऐसे आलात खुफिया तौर पर लगाए गए थे जहां उनकी नज़र नहीं पड़ सकती थी। डमी सोनिया एक बेडरूम में थी। सिंगार मेज के आईने के सामने बैठी हुई अपने चेहरे पर वैनिशिंग क्रीम का मसाज कर रही थी, जिसके नतीजे में सोनिया का मेकअप उतरता जा रहा था और एक अजनबी लड़की का चेहरा जाहिर होता जा रहा था। ब्रायन वुल्फ ने उससे कहा, इसे साफ करने की क्या ज़रूरत है, नकली मास्क उतार दो। वो कहने लगी, मास्क उतारने के लिए भी इसे साफ करके रखना होगा, यह फिर किसी वक्त काम आएगा। उधर स्क्रीन पर बातें हो रही थीं। इधर जनरल अपने लोगों से कह रहा था, ताज्जुब है, ये लड़की सोनिया बनकर आई, फिर सोनिया का मेकअप क्यों उतार रही है? क्या इसे अंदेशा नहीं कि हम सोनिया के पासपोर्ट के मुताबिक उसका मुहासबा करेंगे? कर्नल ने स्क्रीन की तरफ उंगली उठाकर कहा, वो देखो, अजनबी लड़की का चेहरा भी असली नहीं है, वो मास्क पहने हुए है। सबने देखा। ब्रायन वुल्फ लड़की की गर्दन से मास्क का जोड़ खोल रहा था। जैसे ही वो जोड़ खुला और मास्क चेहरे से अलग हुआ, सबके मुंह हैरत से खुल गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन पर सोनिया को देख रहे थे। यानी अजीब चक्कर था, दोहरे मेकअप के पीछे से असली सोनिया जाहिर हो रही थी। बात समझ में आ गई थी। सोनिया ने अपने असली चेहरे पर एक अजनबी लड़की का मास्क चढ़ाया था, फिर उस मास्क पर सोनिया का मेकअप कराया गया था। एंटी मेकअप कैमरों के लेंस ऊपरी मेकअप के आर पार जो चेहरा होता है उसे दिखाते हैं। तह दर तह मेकअप के आर पार पहुंचने वाला कोई लेंस अभी किसी मुल्क में नहीं है। सभी की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। सोनिया हंसते हुए वुल्फ के हाथ पर हाथ मारकर कह रही थी, कहो कैसा चक्कर दिया, अब दुश्मन मुझे डमी सोनिया समझकर नज़रअंदाज करते रहेंगे और असली सोनिया के मुताल्लिक मालूमात हासिल करते फिरेंगे। उन्हें यह कभी मालूम नहीं होगा कि जिसे डमी समझ रहे हैं वही असली है। ब्रायन वुल्फ भी हंसते हुए कहने लगा, तुम्हारा जवाब नहीं है सोनिया, दुश्मनों को ऐसे चक्कर देती हो कि पानी सर से गुजरने के बाद ही उन्हें होश आता है। वो सर उठाकर इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ खुफिया आलात नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद उन्हें हमारी आमद की अचानक इत्तला मिली होगी, इसलिए यहाँ आलात छुपा कर रखने का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में वो ऐसा कर सकते हैं, हमारी बातें सुन सकते हैं। आइंदा तुम खास बातें ख्याल खानी के जरिए करोगे। फिर वो अपनी जगह से उठकर सूटकेस से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं गुस्ल करने जा रही हूँ, तुम ख्याल खानी के जरिए ज़रूरी मालूमात हासिल करो। वो चली गई। वुल्फ एक इजी चेयर पर बैठकर खला में तकने लगा। इसका मतलब था वो किसी से दिमागी रब्ता कायम कर रहा है। जिससे रब्ता किया जा रहा है वो अली तैमूर भी हो सकता था। एक स्टेट के हाकिम ने उसे स्क्रीन पर देखते हुए कहा, काश हम मालूम कर सकते कि वो सोच के जरिए किससे बातें कर रहा है। जनरल ने कहा, यह हमारे लिए मायूस होने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का मौका है। सोनिया अपनी तमाम मक्कारियों के साथ बेनकाब हो गई है। एक ने खुशी से कहा, रफ्ता रफ्ता हमारी जीत हो रही है, हमारे सरों से सोनिया को ढूंढ निकालने का बोझ उतर गया है। दूसरे ने कहा, एक अली तैमूर रह गया है, वो भी ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकेगा। हमारा सुपर मास्टर वाकई बाकमाल और बर वक्त सही इक़दामात करने वाला मर्द है। उसकी जहानत से सोनिया की मक्कारियां नाकाम हो रही हैं। वो सब खामोश थे और मुतमईन थे कि सोनिया खुशफहमी में रहकर कोई ऐसा कदम उठाएगी जो उन्हें अली तैमूर तक ले जाएगा। उधर ब्रायन वुल्फ यानी प्रिंस टैकर ख्यालखानी के जरिए कहीं दूर नहीं गया था। उसी कमरे के बाथरूम में सोनिया के पास पहुंचा हुआ था और उससे कह रहा था, तुम्हारी बहुत सी हरकतें समझ में नहीं आती। जब एंटी मेकअप कैमरा तुम्हें डमी सोनिया साबित कर चुका था तो तुम खुद को असली रूप में क्यों ले आई हो? तुम्हारी ये तमाम हरकतें दूर कहीं स्क्रीन पर देखी गई होंगी और हमारी बातें भी सुनी गई होंगी। वो सोच के जरिए बोली, अगरचे यहाँ खुफिया कैमरे और माइक नज़र नहीं आ रहे हैं, ताहम ये मोटी सी अकल में आने वाली बात है कि उन्हें मेरी आमद की इत्तला बहुत पहले मिल चुकी थी। उन्होंने मेरी बातों को सुनने और हरकतों को देखने के लिए इंतजाम ज़रूर किए होंगे, लेकिन तुमने अपनी असलियत क्यों जाहिर की? इसका जवाब फिर कभी दूंगी, अभी क्यों नहीं? मैंने अपनी इस मुहिम में तुम्हें शरीक करते वक्त कहा था कि जब तक खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं होती उस वक्त तक मैं कुछ बातें सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखती हूँ। फराद के साथ भी यही होता था। हम दोनों एक दूसरे से अहम बातें छुपाते थे। इसके बड़े फ़ायदे हैं।
पहला फ़ायदा तो यह है कि राज को जिस कदर राज रखा जाए उसी कदर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होता है। दूसरा फ़ायदा यह कि हम में से किसी का भी दिमाग दुश्मनों की चाल से कमज़ोर होगा और दुश्मन ख्यालखानी करने वाला हमारे अंदर पहुंचेगा तो उसे बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन वो राज नहीं मालूम होगा जो मैंने तुमसे छुपाया है या तुम मुझसे छुपाओगे। हाँ, इस पहलू से तुम्हारी राजदारी दुरुस्त है। अब जाओ, मैं गुस्ल करने के लिए लिबास उतारूंगी। हाय, तुमने क्या कह दिया। अब मैं तसव्वुर में न जाने कहाँ कहाँ पहुँचता रहूँगा। बेशर्मी की बातें ना करो वरना सांस रोक लूंगी। भगाने से पहले इतना बता दो, मुझे कब तक तड़पाती रहोगी। उसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। एक सर्द आह भरकर सोचने लगा, मौजूदा मुहिम के दौरान ऐसे कारनामे अंजाम दूंगा कि वो खुशी से खिंची हुई खुद ही मेरे बाजुओं में आ जाएगी। सारी दुनिया को फतह करना आसान हो सकता था, लेकिन सोनिया को फतह करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन प्रिंस धीरे धीरे उसका दिल जीत कर करीब आ गया था, इतना करीब कि अब वो दोनों एक ही बंगले में रहने वाले थे और आज की रात आने तक शायद वो एक ही बेडरूम में होते। ऐसी नाकाबिल तस्खीर मशहूर व मारूफ तेज तर्रार औरत को अपने बाजू में जकड़ने और उसे गले लगाने के तसव्वुर में इतनी मुसर्रतें भरी हुई थीं कि आरजुओं और जज्बों के हुजूम में उसका मुंह खुल गया था। दीदे फैल गए थे और वो साकित बैठा खला में तक रहा था। उसे अपने आसपास की दुनिया की कोई खबर ना थी, खुद अपना होश ना था। ऐसे ही वक्त ठाई से गोली चलने की आवाज़ आई। वो गोली खिड़की का शीशा तोड़ती हुई उसके करीब से गुजरकर दीवार में घुस गई। वो उछलकर सोफे पर से फर्श पर आ गया। उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। वो रेंगता हुआ खिड़की के टूटे हुए शीशे की तरफ देखता हुआ एक दीवार की आड़ में चला गया। सोनिया उससे पहले ही बाथरूम से निकलकर सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर चली गई थी। बंगले के अतराफ निगरानी करने वाले सरकारी मुहाफिज इधर उधर दौड़ रहे थे, मालूम करना चाहते थे कि गोली किसने चलाई और किस पर चलाई। इतने सख्त पैरे के बावजूद किसने ऐसी जुर्रत की। सोनिया दौड़ती हुई छत पर आ गई। वहां एक अफसर 2 सिपाहियों के साथ था। उसने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? वो नागवारी से बोली, मेरे साथी पर गोली चलाई गई है और मुझसे पूछते हो कि यहां क्यों आई हूं। मैं पूछती हूं तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने इस बुलंदी से किसी मशकूक आदमी को भागते हुए नहीं देखा है? मादाम अगर देख लेता तो यहां आराम से न रहता। चूंकि नहीं देखा है इसलिए आराम फरमा रहे हो। मादाम तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी कि मैं अभी तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। मुझे ट्रांसमीटर दो, मैं अभी सुपर मास्टर से बात करती हूँ। वो नरम पड़ गया। प्लीज़ गुस्सा थूक दें, मैं आला अफसरान को फायरिंग के सिलसिले में इत्तला दे चुका हूँ। वो इधर ही आ रहे हैं। सोनिया ने पूछा, तुमने छत पर से किसी अजनबी को नहीं देखा? नहीं मादाम, हमने छत के किनारे चारों तरफ घूम कर देखा था। फायरिंग के बाद कोई भागता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है कातिल इसी बंगले के इहाते में छुपा हुआ है। उन्होंने छत के किनारे आकर देखा। 2 कारें और 2 मुसल्लह फौजियों से भरी हुई गाड़ियां मेन गेट पर आई थीं और खुले हुए गेट से गुजरकर बंगले के पोर्च में जा रही थीं। सोनिया उस अफसर के साथ तेजी से चलती हुई सीढ़ियां उतरती हुई टीवी लाउंज में आ गई। प्रिंस खिड़की के बाहर देख रहा था। सोनिया ने कहा, जिसने तुम पर गोली चलाई है मैं उसे अभी ढूंढ निकालूंगी। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। प्रिंस उसके साथ बाहर आ गया। बाहर से आने वाले अफसरान ने कहा, मिस्टर वुल्फ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। सोनिया ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं और वुल्फ इस 4 दीवारी में कैद रहें? क्या यह आप लोगों की प्लानिंग है कि हमें दहशतज़दा करके यहाँ की 4 दीवारी तक महदूद कर दिया जाए? अगर यह आपकी प्लानिंग नहीं है तो इतने पहरेदारों की मौजूदगी में किसने गोली चलाई है? वो गोली चलाने वाला किसी को नज़र क्यों नहीं आया? एक आला अफसर ने कहा, मादाम आप बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा बजा है, लेकिन हम अभी आए हैं, प्लीज़ हमें हालात को समझने दें। उसी वक्त 2 फौजी जवान एक सिपाही को पकड़ कर लाए। एक जवान ने कहा, सर इसी पहरेदार ने गोली चलाई है। आला अफसर ने हैरानी से पूछा, तुमने मुहाफिज होकर गोली चलाई थी? वो परेशान था, सहमा हुआ भी था। कहने लगा, नहीं जनाब, मैंने कुछ नहीं किया है। उसे पकड़ कर लाने वाले जवान ने डांट कर कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी राइफल की नाल सूंघी थी। यहाँ के तमाम पहरेदार गवाह हैं, मैंने हर एक के रिवॉल्वर और राइफल को सूंघ कर देखा था। तुम्हारी राइफल की नाल हल्की गर्म थी। तमाम अफसर उस सिपाही को घूर कर देखने लगे। सोनिया ने कहा, अभी इसका झूठ सच मालूम हो जाएगा। वुल्फ, तुम इसके दिमाग में जाओ। प्रिंस उसे तकने लगा। सिपाही सहमा हुआ उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वुल्फ ने पूछा, तुम पहरा देते वक्त इस खिड़की के सामने से गुजरते हुए गए थे और तुमने मुझे एक सोफे पर बैठे हुए देखा था? जी हाँ, मैंने आपको देखा था। तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कि राइफल उठाकर मुझ पर गोली चलाओ? जी हाँ, मगर मैंने गोली नहीं चलाई।
तुमने नहीं चलाई, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा इरादा पैदा हुआ था, लेकिन तुम इस खिड़की से आगे बढ़ गए थे। जी हाँ, इरादा पैदा हुआ था, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, जल्दी से उधर चला गया था। उधर जाने के बाद तुम्हें होश नहीं रहा। जब होश आया तो तुम फिर उस खिड़की के सामने थे। तुम्हारी राइफल से गोली चल चुकी थी और तुम घबरा रहे थे कि ये कैसे हो गया। सिपाही ने कहा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने सोचा कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने कातिलाना हमला नहीं किया है, फिर भी कातिल या दुश्मन समझा जाऊंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि प्रिंस ने हाथ उठाकर कहा, कसम ना खाओ। मैं गवाही देता हूं कि तुम बेकसूर हो। किसी टेलीपैथी जानने वाले ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाया था। आला अफसर ने कहा, इसका मतलब है ये सिपाही उसका आलाकार है? प्रिंस ने कहा, नहीं, ये बेचारा किसी ख्यालखानी करने वाले को नहीं जानता है। किसी ने चुपके से इसके दिमाग में आकर मुझ पर हमला किया, फिर नाकाम होते ही चला गया। सोनिया ने कहा, सवाल ये पैदा होता है, उसने दूसरा हमला क्यों नहीं किया? अभी इतने अफराद में से किसी के भी दिमाग में आकर हमें कत्ल कर सकता है, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? आला अफसर ने कहा, यहाँ किसी वक्त भी हमला हो सकता है, हमें अंदर चलना चाहिए। सोनिया ने कहा, मुझे और वुल्फ को खौफजदा होना चाहिए, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। अभी इतनी जल्दी हमला नहीं होगा और ना ही हमें कत्ल किया जाएगा, क्योंकि गोली चलाने का मकसद महज हमें धमकी देना थी। बंगले से बाहर आज़ादाना घूमने जाएंगे तो आपके टेलीपैथी जानने वाले कहीं भी हमारा काम तमाम कर देंगे। आला अफसर ने सख्त लहजे में कहा, मादाम आप हमें इल्ज़ाम नहीं दे सकती। अफसर, अपना लहजा दुरुस्त करो और मुझसे मुआफ़ी मांगो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरे सामने खड़े हुए हो। मैं हुक्म देती हूँ, बंगले के अंदर कदम न रखना। मैं सिर्फ तुम्हारे सुपर मास्टर या फौज के जनरल या किसी आला हाकिम से गुफ्तगू करूंगी। कम ऑन वुल्फ, अंदर चलो। वो प्रिंस का हाथ थामकर बंगले के अंदर आ गई। आला अफसरान और तमाम सिपाही गुमसुम खड़े रह गए। उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया था कि वो सोनिया को शिकायत का मौका ना दें, बज़ाहिर उसकी खातिर तवाज़ो करें, दरपर्दा सख्ती से निगरानी करें। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या करती फिरती है, इस सिलसिले में उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाए और सुपर मास्टर को उसके बारे में पल पल की खबर दी जाए। जब सुपर मास्टर एरेरे को खबर हुई तो उसने जनरल से पूछा, यह कैसे हो गया? क्या यह हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले की हरकत है? जनरल ने कहा, हमारा कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हुक्म के बगैर कभी ऐसा नहीं करेगा। ये मक्कार सोनिया की कोई चाल है। दुश्मन को इल्ज़ाम देने से पहले अपना मुहासबा करना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमारा कोई भी टेलीपैथी जानने वाला आपके हुक्म के बगैर कोई भी हरकत इसी तरह कर सकता है, जिस तरह अब से पहले हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले कर चुके हैं। हम उन्हें बागी होने और अपना साथ छोड़ने से नहीं रोक सकते। हाँ, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन हमारा कोई आदमी वुल्फ या सोनिया पर हमला क्यों करेगा? इसलिए कि सोनिया अपने चैलेंज के मुताबिक एक ख्यालखानी करने वाले को हलाक कर चुकी है। दावा है कि वो दूसरे ख्यालखानी करने वालों को भी जानती है, ऐसे में वो यहाँ पहुँच गई है। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को यह खौफ है कि वो किसी के पास भी किसी वक्त भी मौत बनकर पहुँच सकती है, इसलिए किसी ने अपनी अकल के मुताबिक अपने ही पहरेदार के जरिए गोली चला दी। जनरल ने कहा, हाँ, ऐसा मुमकिन है। हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले की नादानी हो सकती है। सोनिया के पास दो ख्यालखानी करने वाले हैं, एक वुल्फ और दूसरा प्रिंस डैगर। उसने हमें चक्कर देने के लिए वुल्फ को एक पहरेदार के दिमाग में पहुंचाया होगा और उसके जरिए वुल्फ पर नाकाम हमला कराया होगा। बेशक वो जानबूझकर नाकाम हमला करा सकती है। आप नायब सुपर मास्टर को सोनिया के पास भेज दें। जिस तरह वो हम पर इल्ज़ाम लगा रही है, नायब भी उसी तरह उस पर इल्ज़ाम आयद करेगा और उससे ये मुल्क छोड़कर जाने की दरख्वास्त करेगा। क्या तुम चाहते हो कि वो चली जाए? हमारे चाहने से वो नहीं जाएगी। वो हड्डी की तरह गले में अटकी हुई है। अगर वो हमारी ज़मीन पर मारी गई तो पारस और अली तैमूर अपने टेलीपैथी जानने वालों के ज़रिए यहाँ तबाही मचा देंगे। हमें पिछले नुकसानात को याद रखना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा अरसे रहेगी तो हमारे टेलीपैथी जानने वाले के लिए मौत बन जाएगी। वैसे फ़िलहाल इत्मीनान है कि वो पूरी तरह हमारी नज़रों में रहा करेगी। आधे घंटे बाद नायब सुपर मास्टर सोनिया से मुलाकात करने के लिए बंगले में आ गया। वो इल्ज़ाम देना चाहता था कि सोनिया ने जानबूझकर अपने ख्यालखानी करने वाले के ज़रिए दूसरे ख्यालखानी करने वाले पर नाकाम हमला कराया है। इससे पहले वो बोली, मिस्टर नायब सुपर मास्टर, मैंने आला अफसरान के सामने खामखा आपके टेलीपैथी जानने वालों पर इल्ज़ाम लगाया था। हमला आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ था। फिर वो मुस्कुराकर बोला, यह आपकी कोई चाल थी? उसने हैरानी से पूछा,
मेरी क्या चाल हो सकती है? आप हमें किसी तरह उलझाना चाहती होंगी। क्या उलझाने वाली एतराफ़ करेगी कि हमला आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ है? तो फिर किसने हमला किया था? आगे कोई बात करने से पहले मुझ पर इल्ज़ाम वापस लें। मैंने कोई चाल नहीं चली है। आप माजरत तलब करें और फिर यहाँ से चले जाएं। सॉरी मादाम, मैं माजरत चाहता हूँ। आप मेरी उलझन दूर कर दें। हमला किसने किया था? क्या आप पास्कल का नाम लेंगी? हाँ, वो वुल्फ के पीछे पड़ गया है, क्योंकि वुल्फ ने उनकी एक सीक्रेट एजेंट जीना को हुकूमत फ्रांस के हवाले कर दिया है। मास्कमैन ने धमकी दी है कि अगर जीना का ब्रेन वॉश किया जाएगा और उसे रिहा नहीं किया जाएगा तो वो वुल्फ को चैन से बैठने नहीं देंगे। पास्कल कहीं भी वुल्फ को गोली मार सकता है। नायब ने पूछा, उसने वुल्फ पर नाकाम हमला क्यों किया था? ये बात मोटी सी अकल वाला भी समझ सकता है कि वुल्फ मर जाएगा तो पास्कल किसे हमारी कमजोरी बनाकर जीना को रिहाई दिलाएगा। ओह, अब समझ में आया। ये आपका और मास्कमैन का झगड़ा है। बाय द वे, यहाँ आपका क़याम कब तक रहेगा? क्या आप भगाना चाहते हैं? दोस्त को कोई नहीं भगाता और दुश्मन को कोई बर्दाश्त नहीं करता। आप वाजे करें, दोस्त बनकर आई हैं या दुश्मन बनकर? दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। जिनमें जहानत होती है वो दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। जो अकल से पैदल होते हैं वो दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं। ये तो आप बेहतर जानते हैं कि मुझे क्या बनाएंगे। आपसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। मैं साफ साफ पूछता हूँ, आप हमारे कितने टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ़ हैं? मुझे अफसोस है, मैं तादाद नहीं बता सकती। क्या आप एतराफ़ करेंगी कि आप उन्हें हलाक करने आई हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं खामखा क्यों किसी को हलाक करूंगी? आप कसम खा सकती हैं? मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कसम खाती हूँ और वादा करती हूँ आपके किसी टेलीपैथी जानने वाले को जानी, जिस्मानी और दिमागी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। प्रिंस ने कमरे में आकर नायब सुपर मास्टर से मुसाफा करते हुए कहा, आपका एतमाद हासिल करने के लिए मैं भी खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर वादा करता हूँ, आपके किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। नायब ने मुस्कुराकर कहा, मैं आप दोनों की कस्मों और वादों को खूब समझ रहा हूँ। बेशक आप अपने वादों पर कायम रहेंगे, लेकिन अली तैमूर के जरिए नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अली तैमूर? सोनिया ने ताज्जुब का इजहार करते हुए पूछा, क्या अली यहाँ आया हुआ है? आप अनजान बन रही हैं। आप दोस्त बनने वालों पर बेएतमादी जाहिर करके मायूस कर रहे हैं। अव्वल तो मैं अली के मुताल्लिक कसम खाकर कहती हूँ कि उसकी यहाँ मौजूदगी का मुझे इल्म नहीं है। दोम यह कि अली तैमूर आपको नुकसान पहुँचाए या ना पहुँचाए, ये उसका फेल है। हमारी कस्मों और वादों का इससे क्या ताल्लुक? एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। हमारे लिए यही बात इत्मीनान बख्श है कि हमारे टेलीपैथी जानने वालों को आपसे और मिस्टर वुल्फ से कोई ख़तरा नहीं है। शुक्रिया। वो किसी हद तक मुतमईन होकर उठ गया, फिर उनसे मुसाफा करके चला गया। प्रिंस ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए पूछा, इन्हें यह शुबा क्यों है कि हम इनके ख्याल खानी करने वालों को हलाक करने आए हैं? हमारे और उनके दरमियान दोस्ती नहीं है। जब तक दोस्ती नहीं होती वहाँ एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के शुबहात पैदा होते हैं। क्या तुम उनके टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ़ हो? सोनिया ने उसे घूर कर देखा। वो जल्दी से दिमाग में आकर बोला, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं दुनिया वालों को यह तासुर दे रही हूँ कि तुमसे बहुत करीब होती जा रही हूँ और तुम हर मामले में मेरे रास्तार हो, लेकिन ऐसे सवालात करके तुम दुश्मनों को यह समझाना चाहते हो कि ब्रायन वुल्फ नहीं हो, कोई और हो जिससे मैंने बहुत सी बातें छुपाई हुई हैं। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सोच के ज़रिए ऐसी बातें करना चाहिए थीं, लेकिन तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों छुपाती हो? मेरी मालूमात के ख़जाने में ना ख़त्म होने वाली खुफिया बातें हैं। वो तमाम बातें बताने बैठूं तो दिन से रात हो जाएगी और रात से दिन हो जाएगा। लिहाजा जिस बात को जाहिर करने का मौका होता है उसे जाहिर करती हूँ, वरना खामोशी इख्तियार करती हूँ। खामोशी में सुकून भी मिलता है और सलामती भी। वो सोफे पर आकर उसके करीब बैठ गया, फिर कहने लगा, तुम दलाइल से मुतमईन कर देती हो, इसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना नहीं समझती हो। मैं तुम्हें अपना और सिर्फ अपना समझती हूँ, इसका यकीन तुम्हें कैसे होगा? उसने सोनिया के हाथ पर हाथ रखा। वो कुछ ना बोली, फिर उसने उस हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया। वो खामोश रही। खतरनाक फाइटर होने के बावजूद उसका हाथ फूल की तरह मुलायम था। वो फूल का बोसा लेने झुका तो उसने अपना हाथ खींच लिया। प्रिंस ने पूछा, क्या हुआ? वो मुंह फेर कर बोली, कुछ नहीं। जब मैं तुम्हारा अपना हूं तो क्या यह हाथ मेरा अपना नहीं हो सकता? प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं। अब तक सोच के जरिए गुफ्तगू हो रही थी,
फिर वो बेख्तियार हंसने लगा। हंसते हंसते कहने लगा, तुम और मुझसे उम्र में बड़ी हो, जरा आईना देखो। सोनिया ने उसे घूर कर देखा। वो जल्दी से दिमाग में आकर बोला, क्या ये बातें भी सोच के जरिए होती रहेंगी? वो कहने लगी, खुफिया माइक के जरिए दूसरी जगह हमारी बातें सुनी जा रही हैं और तुम उन्हें सुना रहे हो कि मैं खुद को तुमसे उम्र में बड़ी समझती हूं, जबकि तुम फरहाद का चेहरा हो और मुझे फरहाद से उम्र में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओह गॉड, तुम रोमांस के वक्त भी कितनी मोहतात रहती हो। बहरहाल तुम उम्र का बहाना करके मुझसे दूर हो रही हो। ये बहाना नहीं, हकीकत है। जैसा कि तुमने बताया था, फरहाद तुम्हारी तन्हाई में 20 बरस से नहीं आया। इस हिसाब से तुम 20 बरस की कुंवारी हो। तुम्हारे बदन में दोशीज़गी कूट कूट कर भरी हुई है। तुम्हारे चेहरे की ताजगी और हुस्न की शादाबी कहती है कि अभी कली खिल रही है और खिलते खिलते फूल बनते बनते रह गई है। वो सोफे से उठ गई, आईने के सामने आ गई। आईना साफ तौर से कह रहा था कि वो 20 और 25 के दरमियान है। जज्बों से भरी हुई है। प्रिंस के हाथ लगाने से दिल में हलचल मच गई है। हया से रुखसार तमतमा रहे हैं। आंखें सिर्फ प्रिंस को देखना चाहती हैं और दिल सिर्फ प्रिंस को मांगता है। और सिर्फ दिल नहीं, कोरे बदन के जज्बे भी उसे पुकार रहे हैं। क्या सोनिया ऐसी हो सकती है? क्या वो इश्क और हविस की दलदल में जा सकती है? नहीं, वो सोनिया नहीं थी, सोनिया सानी थी। मैं ख्यालखानी की परवास करता हुआ सोनिया के पास आया। वो अली तैमूर के साथ वाशिंगटन पहुंच चुकी थी। वाशिंगटन पहुंचने से पहले वो बूढ़ी हो गई थी। सर के बाल सफ़ेद हो चले थे। चेहरे पर हल्की सी छुरियां पड़ गई थीं। सूरत बदल चुकी थी। एक ऐसी बूढ़ी नजर आ रही थी जैसे वर्जीनिया स्टेट की अक्सर बूढ़ियां और बूढ़े नजर आते हैं। वो एक फैमिली वैगन कार ड्राइव करती हुई बाल्टीमोर की समझ जा रही थी और बेगम रूबी साइमन के रूप में थी। उसका शौहर साइमन मैथ्यू साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसका बेटा जिम्मी मैथ्यू यानी अली तैमूर पिछली सीट पर साइंस के एक पेचीदा मसले पर किताब पढ़ रहा था। साइमन मैथ्यू एक पब्लिशर था। 25 बरस से इवनिंग न्यूज़ नामी डेली अखबार शाया करता आ रहा था। सियासी और सरकारी हलकों में उसकी दूर तक पहुंच थी। बरसों से जानी पहचानी बाएतमाद शख्सियात की फहरिस्त में उसका नाम था। उसके 2 बेटे थे, एक जिम्मी मैथ्यू और दूसरा मिक्की मैथ्यू। उसने अपने असर व रसूख से दूसरे बेटे मिक्की मैथ्यू को ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचा दिया था। कर्नल जैकब वॉरबर्ग अपनी बेटी जोरा जोरी के लिए मिक्की मैथ्यू को पसंद करता था, इसलिए मिक्की के लिए टेलीपैथी का इल्म हासिल करना आसान हो गया था। इस आसानी के बाद साइमन मैथ्यू के लिए मुश्किलात पैदा हो गई थीं, क्योंकि मैं जोरा जोरी के जरिए उसके टेलीपैथी जानने वाले बेटे मिक्की मैथ्यू के मुताल्लिक बहुत कुछ जान चुका था। सोनिया ने मुझसे कहा था, तुम मिक्की मैथ्यू के भाई जिम्मी और उसके बाप साइमन के दिमाग में पहुंचो और मुझे उनके मुताल्लिक बताओ। मैंने जोरा जोरी पर तनवीमी अमल करके हुक्म दिया था कि वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा और मिक्की मैथ्यू से रब्ता कायम करेगा। अगरचे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को एक दूसरे से दूर अजनबी बनाकर रखा जाता था, ताहम जोरा जोरी और मिक्की मैथ्यू की मंगनी हो चुकी थी। फिर वो कर्नल की बेटी थी, इसलिए फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू करने की इजाज़त मिल गई थी। मिक्की मैथ्यू ने फ़ोन पर जोरा जोरी की आवाज़ सुनकर खुशी से कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे बात कर रही हो। तुमने तो मुझे कभी लिफ्ट नहीं दी। मैं परेशान हूँ, सोनिया के चैलेंज से खौफजदा हूँ। जिंदगी एक पल की लग रही है, अपने दिल से खौफ निकाल दो। सोनिया ने अपने चैलेंज के मुताबिक एक टेलीपैथी जानने वाले को हलाक कर दिया है। हमारे हुक्काम और सोनिया के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। जल्द ही समझौता हो जाएगा। हाँ, डैडी भी मुझे यही समझा रहे हैं। जोरा जोरी, मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ। दिमाग में आओगी? मैं तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में आ सकती थी, लेकिन ना मैं तुमसे दिमागी राब्ता कायम करूंगी, ना तुम्हें अपने पास आने दूंगी। वो क्यों? वो इसलिए कि सोनिया का कोई ख्याल खानी करने वाला तुम्हारे नाम से मेरे दिमाग और मेरे नाम से तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। हम कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लेंगे। मैं कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती। क्या तुम योगा की मशक़ें कर रहे हो? हाँ, अभी योगा की मशक़ें जारी हैं। अगले हफ्ते से मुझे सांस रोकने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हॉस्टल की ज़िंदगी में यूं तो सब कुछ है, बस एक तुम्हारी कमी महसूस होती है। मिक्की मैथ्यू और बहुत सी बातें कर रहा था। मेरे लिए इतनी मालूमात काफ़ी थीं कि अभी उसने सांस रोकने की मशक़ें शुरू नहीं की हैं। मैं आराम से उसके दिमाग में पहुंच गया और चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला वो भी अंदर से सहमा हुआ है कि सोनिया उसकी शहरक तक पहुंच ना जाए। जनरल वाइज ने उससे कहा था, तुम टेलीपैथी का इल्म सीख कर मुल्क और कौम के लिए फौलादी ढाल बन गए हो, जिसके सामने एटम और हाइड्रोजन बमों की भी अहमियत नहीं रही।
लेकिन तुम में से कोई दुश्मन की गिरफ्त में आएगा तो वो तुम्हारे इस हथियार को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लिहाजा तुम में से किसी को भी शुबा हो कि तुम्हारी सोच कुछ बदल रही है या तुम खिलाफ मामूल कोई काम कर रहे हो तो एक मुहिब्बे वतन की हैसियत से हमें बता दो। हम तुम्हारे दिमागों से टेलीपैथी का इल्म मिटा देंगे ताकि दुश्मन तुमसे फ़ायदा ना उठा सके। जब खतरा टल जाएगा तो तुम्हें दोबारा ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए ये इल्म सिखा दिया जाएगा। ऐसा ज़बरदस्त और गैर मामूली इल्म सीखने के बाद कौन चाहेगा कि उससे ये इल्म छीन लिया जाए और उसे नाकाबिल शिकस्त और गैर मामूली आदमी से मामूली आदमी बना दिया जाए। कैनी पॉल और जोरा जोरी की तरह मिक्की मैथ्यू भी टेलीपैथी से महरूम होना नहीं चाहता था। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर सोनिया से मेरा समझौता हो जाए कि मैं उसके और बाबा साहब के इदारे के खिलाफ कभी ख्यालखानी नहीं करूँगा और वो मुझे जानी नुकसान नहीं पहुँचाएगी तो इस तरह मेरी उम्र तवील हो जाएगी। उसकी अपनी सोच ने कहा, हाँ, ऐसा कोई समझौता हो जाए तो दिल से खौफ दूर हो जाएगा और दिमाग से बोझ उतर जाएगा। मैंने कहा, तो फिर अपना दिमाग मेरे हवाले कर दो। वो चौंक कर खला में तकते हुए बुड़बुड़ाया, क्या मेरे अंदर कोई बोल रहा है? हाँ, मैं सोनिया का टेलीपैथी जानने वाला बोल रहा हूँ। तुम घबराओगे या शोर मचाओगे तो नुकसान में रहोगे, मेरे हाथों मारे जाओगे। अगर मैंने छोड़ दिया तो जनरल वाइज या सुपर मास्टर तुम्हारे दिमाग से टेलीपैथी का इल्म मिटा देंगे, बल्कि तुम्हें हमारा आलायकार और अपने लिए मुसीबत समझकर गोली मार देंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता और जिंदा रहकर टेलीपैथी के इल्म से महरूम नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे दोस्ती चाहता हूँ। तो फिर जो कहता हूँ उस पर अमल करते जाओ। वो मेरी ताबेदारी पर राजी हो गया। मैंने उस पर तनवीमी अमल किया। कैनी पॉल और जोरा जोरी के दिमाग में जो बातें नक्श कराई थीं वही बातें उसके दिमाग में भी नक्श कर दीं। उसके बाप साइमन मैथ्यू का टेलीफोन नंबर मालूम करके किंग फर्नांडो के जरिए वो नंबर डायल कराए। दूसरी तरफ से मिसेस रूबी साइमन की आवाज़ सुनाई थी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर सोनिया के पास आ गया था और उसे तमाम रुदात सुना दी। वो सुनती रही और सोचती रही, फिर कहने लगी, मिक्की के बाप, भाई और माँ पर भी तनवीमी अमल करो और उन्हें अपना पाबंद बनाओ। तीनों को लंदन या फ्रैंकफर्ट बुलाओ। मैं और अली मिसेस रूबी मैथ्यू और जिम्मी मैथ्यू बनकर यहाँ से साइमन के साथ जाएंगे। मैंने यही किया। उन तीनों को तनवीमी अमल के जरिए अपना पाबंद बनाया। वो तफरी की खातिर लंदन आए। सोनिया और अली लंदन में उनकी रिहाइशगाह तक पहुँच गए। डॉक्टर शेफर्ड उनके साथ था। उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सोनिया और अली को रूबी और जिम्मी बना दिया। असली रूबी और जिम्मी को सोनिया की नई बस्ती में पहुंचा दिया गया। इस तरह वो दोनों साइमन मैथ्यू के साथ वॉशिंगटन पहुंच गए थे और अब एक वैगन कार में बाल्टीमोर की रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। मैंने साइमन मैथ्यू के दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि वो अपनी बीवी रूबी और बेटे जिम्मी के साथ लंदन से वापस आया है। वो मेरा मामूल रहकर उन पर किसी तरह का शुबा नहीं करेगा। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सोनिया ने बाबा साहब के इदारे से अपनी डमी सोनिया सानी को न्यूयॉर्क क्यों भेजा है। प्रिंस डैगर के फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि वो डमी के साथ है और डमी भी ऐसी जहीन और तेज तर्रार थी कि अपने हर अमल से और हाजिर दिमागी से बिल्कुल सोनिया ही सोनिया थी। इसलिए वो इदारे में सोनिया सानी कहलाती थी। ये उसकी अपनी जहानत थी कि उसने एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजरकर दुश्मनों को चकरा दिया था। कोई 10 बरस पहले उसने सोनिया की डमी बनने के लिए मुख्तलिफ इम्तहानात पास किए थे। फिर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे सोनिया का हमशक्ल बनाया गया था। यानी न्यूयॉर्क आने से पहले उसे मजीद सोनिया का मेकअप नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने दूर की सोची थी कि दुश्मन डमी पर शुबा कर सकते थे। अगर वो दुश्मनों के सामने सोनिया का मेकअप उतार कर एक अजनबी लड़की नजर आए और फिर अजनबी लड़की का मास्क उतार कर दोबारा सोनिया दिखाई दे तो दुश्मनों को पूरा यकीन हो जाएगा कि ऐसा चक्कर देने वाली ये असली सोनिया है। सोनिया सानी की ये चाल कामयाब हुई थी। सुपर मास्टर, आला फौजी अफसरान और दूसरे हुक्काम ने उसे मुकम्मल एतमाद के साथ सोनिया तस्लीम कर दिया था। जब वो न्यूयॉर्क के सरकारी बंगले में पहुंच गई तो मैंने उसकी खैरियत मालूम करने के लिए दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने फौरन ही सांस रोक ली। कोड वर्ड्स अदा करना ज़रूरी था। मैंने दूसरी बार दिमाग में पहुंचते ही कहा, लव फ्रॉम सोनिया टू सोनिया सानी। मैं ब्राइन वुल्फ हूँ, प्रिंस डैगर नहीं हूँ। वो गुस्ल करने के बाद लिबास पहन रही थी। इसके साथ ही न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उस सरकारी बंगले तक पहुंचने की रोदात सुनाने लगी थी। मैंने सुनने के बाद कहा, तुम बिल्कुल सोनिया की तरह चाले चलती हो। मुझे ख़ास तौर पर सिस्टर सोनिया ने ट्रेनिंग दी है। क्या तुमने बचपन में बाबा साहब के इदारे में परवरिश पाई है? ऐसी बातें हम फिर कभी फुर्सत में करेंगे। वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती थी। साफ तौर पर कह सकती थी कि मैं ऐसे सवालात ना करूं, लेकिन उसने टाल दिया था।
आइंदा भी मुझसे काम लेते रहने के लिए मुझे नाराज नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल सोनिया के तरीक़ेकार पर चल रही थी। मैंने पूछा, क्या काम है? ये प्रिंस डैगर जो मेरे साथ ब्राइन वुल्फ बनकर आया है, उस पर एक हमला करा दो। नाकाम हमला। मैंने ताज्जुब से पूछा, इसका फ़ायदा क्या होगा? जिस तरह मैंने दुश्मनों को यकीन दिलाया है कि मैं ही असली सोनिया हूं, इसी तरह उसे असली ब्राइन वुल्फ साबित करूंगी। कैसे करोगी? मैं बयान दूंगी कि वुल्फ ने मास्कमैन की सीक्रेट एजेंट जीना को फ्रांसीसी हुकूमत के हवाले किया है। लिहाजा मास्कमैन ने वार्निंग दी है कि अगर जीना को रिहा ना किया गया तो वुल्फ को कहीं भी गोली मारी जा सकती है। इसलिए तुम चाहती हो कि मैं धमकी के तौर पर नाकाम हमला कराऊं? हाँ, अब तुम ये ना कहना कि मैं सिस्टर सोनिया की तरह चाले चलती हूं। ना कहने के बावजूद ये हकीकत है। पहले तो यही समझा जाएगा कि इतने सख्त पैरे के बावजूद सुपरमास्टर के किसी टेलीपैथी जानने वालों में से किसी ने गोली चलाई है। कोई और ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम इसका इल्ज़ाम पास्कल पर लगाओगी और जीना की गिरफ्तारी के हवाले से बात करोगी तो यहाँ दुश्मनों को यकीन आ जाएगा कि ब्राइन वुल्फ ही तुम्हारे साथ है। वो कहने लगी, सिर्फ इतना ही नहीं, ये वुल्फ बनकर रहने वाला प्रिंस बड़ा आशिक मिजाज है। मुझे यकीन है वो अभी कमरे में बैठा मेरे ही मुताल्लिक सोच रहा होगा। तुम्हारी तरफ से गोली चलेगी तो वो ख्यालों की दुनिया से अमली मैदान में पहुंच जाएगा। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें उससे इश्क नहीं है? मुझे सिर्फ अपनी आइडियल सोनिया से इश्क है। फरहाद के मुताल्लिक क्या ख्याल है? मरहूम के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, खुदा मग़फ़रत करे। मैं उसके दिमाग से निकल आया। बेचारा मुर्दा इससे आगे क्या कह सकता था। मैंने उसकी फरमाइश के मुताबिक एक पहरेदार के जरिए प्रिंस डैगर पर नाकाम हमला किया। फिर सोनिया के पास आ गया। उसने पूछा, क्या रिपोर्ट है? तुम्हारी ये सोनिया सानी तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये तुम रिपोर्ट पेश कर रहे हो? कोई अजीब व गरीब चीज़ सामने आए तो पहले उसका ही जिक्र होता है। वो अजीब व गरीब नहीं है, इंसान की बच्ची है। आगे बोलो। मैंने सोनिया सानी की तमाम रूदात सुना दी। वो सुनने के दौरान मुस्कुराती रही। मैंने कहा, उसकी हाजिर दिमागी और मक्काराना चालों पर खुश हो रही हो? सिर्फ खुशी ही नहीं, फ़ख्र भी महसूस करती रही हूँ। जानते हो, वो मेरी बेटी है। मैंने हंसते हुए कहा, फारस और अली तैमूर तुम्हारे 2 बेटे हैं। अब किसी बेटी का इजाफा ना करो। मैं खुद को बूढ़ा महसूस करने लगूंगा। बेगैरती कभी बूढ़ी नहीं होती और गैरतमंद नौज़ायदा बेटी को देखते ही बूढ़ा हो जाता है। बकवास ना करो। मैंने कसम खाई है कि जीना के बाद कोई दूसरी मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। जीना ही तुम्हें काबू में रखे तो ये एक मौजज़ा होगा। बहरहाल मेरी बेटी के पास जब भी जाओ, नज़रें झुकाकर, गर्दन झुकाकर और कमर झुकाकर जाओ, ताकि वो तुम्हें एक बाप का एहतराम दे सके। प्लीज़ मुझे नसीहत ना करो। मेरी ज़िंदगी में ऐसी कई लड़कियां आई हैं जिन्हें मैं बेटी कहता रहा हूँ। अब ये बातें ख़त्म करो और मेरे मामले पर गुफ्तगू करो। वो औरत कहाँ है जो मेरे दिमाग में आया करती थी? तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? वो ऐसे वक्त तुमसे रब्ता कायम करने वाली थी जब मैं तुम्हारे दिमाग में ना होता। तुमने उसे अपने दिमाग में आने को कहा था। तुम उसका दिल खुश करने वाली थी। मैं कह चुकी हूँ, अगर उसकी दोस्त बन जाऊं तो वो खुश हो जाएगी, मगर ताज्जुब है वो पलट कर नहीं आई। मैं नहीं मानता वो तुम्हारे पास नहीं आई होगी। यकीन करो वो अचानक गुम हो गई है। मैंने दिन रात उसका इंतज़ार किया है। मुझे ऐसी बेलौस और मोहब्बत करने वाली और टेलीपैथी जानने वाली साथी की ज़रूरत है। मैं आज भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ। उसने खुद ही तुमसे गुफ्तगू की ख्वाहिश जाहिर की थी। फिर राब्ता कायम ना करने की क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो ये समझ में आती है कि खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो गई हो या इस कदर बीमार होकर दिमागी कमज़ोरी के बाइस ख्यालखानी ना कर सकती हो। हाँ, यही वजह हो सकती है। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे हरजाईपन से उसका दिल टूट गया हो और अब वो हमसे कोई ताल्लुक़ रखना ना चाहती हो। मुझे खुशी होगी अगर वो मेरे दिमाग में घुसने वाला कोई ताल्लुक़ ना रखे। वो कह चुकी है, जब तक गुमनाम रहोगे वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। तुम्हारे गलत रवैये से एक टेलीपैथी जानने वाली हमसे नाराज़ हो गई है। होने दो। ये बताओ बाल्टीमोर पहुंचकर क्या करोगी? तुम ये बताओ जीना कैसी है? मैंने उसे आंखों से नहीं देखा है। अपने वादे के मुताबिक सिर्फ ख्यालखानी के ज़रिए उसके हालात मालूम करता हूँ। तनवीमी अमल और बिजली के झटकों से खासी कामयाबी हासिल हुई है। उसके दिमाग से मास्कमैन की तमाम बातें मिट गई हैं। कभी लड़की और कभी लड़का बनने वाली बात भी ख़त्म हो गई है। सोनिया ने पूछा, क्या ऐसी हालत में पास्कल उसके अंदर नहीं आ सकेगा? क्या फिर तनवीमी अमल के ज़रिए अपनी मामूला नहीं बना सकेगा? नहीं, तुमने प्रिंस डैगर से उस पर अमल कराया था। उसके दिमाग से उसके लबो लहजे को भुला दिया था।
मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर ने मुझे उसकी नई आवाज़ और नए लहजे का कैसेट सुनाया है। इस तरीक़ेकार से पास्कल उसके दिमाग में नहीं जा सकेगा। चलो ये अच्छा हुआ, जीना दुश्मनों से महफूज रहेगी। उसकी सेहत कैसी है? दवाओं का कुछ रिएक्शन हुआ है जिसके बायस बदन फूल गया है। आज सुबह वो आईने के सामने खड़ी हुई खुद को देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ मोटी हो गई है। क्या उसे अपनी आवाज़ और सेहत की तब्दीली पर हैरानी हुई है? उसे हैरानी नहीं, परेशानी है, क्योंकि पिछली ज़िंदगी के साथ अपना नाम भी भूल गई है। फौज के डॉक्टरों से पूछती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और उसका नाम क्या है। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो गुमनाम है, उसे एक शख्स वहाँ छोड़ गया था। जब वो आएगा तो उसका नाम और उसकी पिछली हिस्ट्री मालूम हो सकेगी। आज 1 घंटे बाद अस्पताल से उसकी छुट्टी हो जाएगी। मैं उसे लेने जाऊंगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले कह रहे थे कि उसकी सूरत तब्दील कर दी जाए, वरना दुश्मन उसे पहचान कर हम दोनों के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। मैं जीना को उसके असली रूप में ही देखना चाहता हूँ। उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखकर मेरी आंखों की प्यास बुझती है। तुम ज़रूर उसकी वजह से मारे जाओगे। मैं उसके चेहरे पर रेडीमेड तब्दीलियां लाया करूँगा। घर की चारदीवारी में पहुंचकर वो रेडीमेड मेकअप ख़त्म कर दिया करूँगा। इस तरह कोई उसे पहचान नहीं सकेगा। उसके असल रंग रूप को देखते रहने के लिए तुम 1000 बातें बनाओगे और मैं तुमसे बहस नहीं करूँगी। तुम मेरे दिमाग से जाओ और साइमन मैथ्यू के दिमाग में रहो। मुझे अपने तौर पर कुछ सोचने दो। मैं उसके पास बैठे हुए साइमन मैथ्यू के दिमाग में आ गया। अली तैमूर उर्फ जिम्मी मैथ्यू ने कहा, मम्मी आप 2 घंटे से ड्राइव कर रही हैं, प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं, मैं ड्राइव करूँगा। साइमन ने कहा, रहने दो बेटे, अब तो हम बाल्टीमोर पहुँच रहे हैं, अपनी मम्मी को ड्राइविंग का शौक़ पूरा कर लेने दो। वो 20 मिनट के बाद बाल्टीमोर पहुँच गए। साइमन ने साहिली इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला तामीर कराया था। उसकी बालकोनी से दूर तक साहिल और समंदर का नज़ारा किया जा सकता था। वहाँ पहुँचकर साइमन ज़रूरी फ़ोन करने अपने बेडरूम में गया। मैं उसे छोड़कर सोनिया के पास आ गया। वो कहने लगी, तुम्हें साइमन के पास रहना चाहिए, हो सकता है वो किसी अहम शख्स से गुफ्तगू करने गया हो। मैं बाद में भी उसके दिमाग से वो गुफ्तगू सुन लूँगा। फराद, वक्त ज़ाया ना करो। साइमन को कर्नल जैकब वॉलबर्ग से रब्ता करने पर माइल करो। तुम्हें जोरा जोरी से मालूम हो चुका है कि उसका कर्नल बाप 16 टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ़ है। मैं जीना के फराक में ये भूल गया था कि कर्नल हमें टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते बता सकता है। मैं साइमन के पास पहुंच गया। वो फ़ोन पर कर्नल की बीवी यानी जोरा जोरी की माँ से बातें कर रहा था। उसे बता रहा था कि वो लंदन से वापस आ गया है। मैं मिसेस वॉलबर्ग के दिमाग में पहुंच गया। उसी वक्त एक मुलाजिम ने इत्तला दी कि कर्नल साहब दफ्तर से आ गए हैं। उसने बात मुख्तसर करके रिसीवर रख दिया। कर्नल फौजी अंदाज में चलता हुआ बेडरूम में आया, फिर थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। खैरियत तो है? डॉक्टरों ने मेरा चेकअप किया है, बुखार है और सर में शदीद दर्द है, परेशानी की कोई बात नहीं। उसकी मिसेज ने उसका बाजू थाम कर कहा, आप आराम से लेट जाएं, ऐसी हालत में बैठना नहीं चाहिए। वो अपनी मिसेज के साथ बिस्तर तक आया, फिर वहाँ लेट गया। वो उसके जूते उतारने लगी। मैं सोचने लगा, उसके दिमाग में जाना चाहिए या नहीं। इतनी बीमारी में और खुसूसन दर्द सर के वक्त दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन वो फ़ौज में कर्नल था, मजबूत आसाब और क़ुव्वत इरादे का मालिक था। उसे आसाबी कमज़ोरी की दवा खिलाने के बाद ही उसके दिमाग में जाना चाहिए। लेकिन मैं उसकी बेटी जोरा जोरी की आवाज़ और लहजा बनाकर उसके दिमाग में किया। उसने महसूस नहीं किया। अगर महसूस कर लेता तो मैं बेटी बनकर बोलता। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। मैं इत्मीनान से उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। जोरा जोरी के बयान के मुताबिक वो 16 टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ़ था। मैं कागज़ कलम लेकर हर एक का नाम पता लिखने लगा। उसके वालिदैन और रिश्तेदारों के मुतालिक भी मालूमात हासिल करने लगा। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस कामयाबी से खुश हो रहा हूँ, मुझे इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात मालूम होगी। कर्नल के दिमाग ने जब इस राज को फाश किया तो मैं चंद लम्हों तक ख्याल खानी भूल गया। नए सुपर मास्टर का भांडा फूट गया था। पता चला उसका ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से है और वो उसी इदारे में ज़्यादा रहता है और वहीं से सुपर मास्टर के फ़राइज़ अंजाम देता है। वो टेलीपैथी जानता है। बाबा साहब के इदारे में इंफॉर्मेशन ऑफिसर है और अपने मुल्क में वो सुपर मास्टर एरेरे कहलाता है। ये इतना हैरत अंगेज इंकशाफ था कि मैं हैरत से अरे अरे कह गया। अरे अरे, ये कैसे मुमकिन है? बाबा साहब के इदारे के एक दरबान को भी कोई सुपर ताकत खरीद ना सकी, फिर वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैसे खरीद लिया गया? ज़माने भर की मक्कार सोनिया धोखा खा रही थी।
पता नहीं मास्टर एरेरे इदारे में बैठा सोनिया अली तैमूर और सोनिया सानी के मुतालिक कैसी कैसी मालूमात रखता होगा, और ये मालूमात यहाँ के आला हुक्काम, फौज के आला अफसरान तक पहुँचा रहा होगा। मैं ख्यालखानी की परवास करता हुआ सोनिया के पास पहुँचा। इस बार उसने सांस नहीं रोकी। मैंने कोड वर्ड्स भी अदा नहीं किए, क्योंकि पहले से कोई मौजूद था और वो उसे खुदा हाफिज कह रही थी। फिर चंद सेकंड्स की खामोशी रही। उसने जिसे खुदा हाफिज कहा था वो जा चुका था या जा चुकी थी। उसके बाद वो सोच की लहरें महसूस कर रही थी। उसने चंद सेकंड तक ऐसा महसूस किया, फिर बोली, मैं सांस रोक लूंगी, इससे पहले ही बता दो कौन हो। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए। वो इत्मीनान की सांस लेकर कहने लगी, तुम खामोश क्यों थे? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं सोनिया को यह तासुर देना चाहता था कि बहुत देर से उसके दिमाग में रहकर किसी ख्यालखानी करने वाले के साथ उसकी गुफ्तगू सुन रहा हूं। उसने पूछा, तुमने तमाम बातें सुन ली? तमाम तो नहीं, कुछ सुन ली हैं। इस कुछ को बहुत कुछ समझो और बताओ क्यों आए हो। पहले ये बताओ वो कौन था और क्या बातें हो रही थीं। जब तुम बातें सुन चुके हो तो पूछते क्यों हो? मैंने तमाम बातें नहीं सुनी हैं। जितनी बातें सुनी हैं वो मुझे सुना दो। उसने मुझे उलझा दिया। मैंने कोई बात नहीं सुनी थी, उसे झांसा दे रहा था। वो भला झांसे में कब आने वाली थी? मुझे ही उलझा कर रख दिया था। मैंने कहा, प्रिंस डैगर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुमने अपने दिमाग को लॉक करके उसकी सोच को सोनिया सानी की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि सोनिया सानी का लहजा भी तुम्हारा ही है। जब वो नहीं आ सकता तो फिर अभी कौन आया था? इसका जवाब मैं बहुत पहले देती, मगर तुम झांसा देकर चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे। अभी मेरे पास कौन आया था ये नहीं बताऊंगी। ये तुम्हारे चालाक बनने की सज़ा है। मक्कार औरत, मैं नादान बच्चा नहीं हूं। तुम मुझसे चालाकी नहीं दिखा सकोगी। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। वही औरत तुम्हारे पास आई थी जिसने मेरे दिमाग पर कब्जा जमाया था। वो हंसने लगी, फिर कहने लगी, अगर तुमने मेरे दिमाग में आते ही जरा सी गुफ्तगू सुनी है तो बोलने वाले का मर्दाना लहजा भी सुना होगा, और वो सुनने के बाद भी उसे औरत कह रहे हो। क्या वो औरत अब तक तुम्हारे आसाब पर सवार है, या फिर मेरे दिमाग में होने वाली गुफ्तगू तुमने सिरे से सुनी ही नहीं? मुझे अब तक चक्कर देने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। मुझे शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। मैंने कहा, तुम जीत गई। लोहे को लोहा काटता है, लेकिन कोई मक्कार तुम्हारी मक्कारी को नहीं काट सकता। अब बता दो, पहले तुम बताओ किस लिए आए थे? मैं कर्नल जैकब वॉलबर्ग के दिमाग से एक ऐसी चौंका देने वाली हकीकत मालूम करके आया हूं कि सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी से मेरे होश उड़ाओ। क्या तुम मजाक समझ रही हो? तुम यही कहोगे ना कि 16 टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते नोट कर चुके हो? यह तो कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। बात कुछ और है। सुनोगी तो पहले तुम्हें यकीन नहीं आएगा, यकीन आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि मौजूदा सुपर मास्टर बाबा साहब के इदारे में रहता है तो इसे सच मान लोगी? मान लूंगी, क्योंकि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तो फिर यह सच है। मैंने कर्नल के दिमाग से ये राज मालूम किया है। मौजूदा सुपर मास्टर एरेरे बाबा साहब के इदारे में इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। वहाँ उसका नाम सलमान वास्ती है। वो जल्द ही बाबा साहब के इदारे को ले टूटेगा। सोनिया ने कहा, वो सलमान वास्ती जो बचपन से हज़रत बाबा फरीद वास्ती का शागिर्द रहा है, वो इदारे का दुश्मन कैसे होगा? बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है, एक शागिर्द उस्ताद के इदारे का दुश्मन क्यों नहीं हो सकता? सुनो, मैं उसकी हिस्ट्री सुनाता हूँ। तुम ना सुनाओ, मैं सुनाती हूँ। अब से 28 बरस पहले 12 बरस का एक लड़का इदारे के स्कूल और हॉस्टल में आया। यह अमरीकी हुक्काम की चाल थी। उस लड़के का बाप हिप्नोटिज्म का माहिर था। उनकी प्लानिंग थी कि लड़का वहाँ आला तालीम और बेहतरीन हुनर सीख कर उस इदारे की जड़ें खोखली कर दे। लड़के को मुल्क और कौम का वफादार बनाए रखने के लिए उसका बाप हर माह उस पर तनवीमी अमल करता था। इस तरह वो लड़का बज़ाहिर इदारे का वफादार था, लेकिन तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिल और दिमाग को, उसकी रूह तक को अपने मुल्क का वफादार और जानिसार बनाया गया था। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम ये बातें कब से जानती हो? जब मैं पहली बार इदारे में पहुंची और बाबा फरीद वास्ती के सामने थी, तब वो लड़का 19 बरस का हो चुका था। बाबा साहिब उसे महीने में एक बार अपने पास बुलाते थे। ये वो वक्त होता था जब लड़के का बाप उससे मुलाकात के बहाने आता था और उस पर तनवीमी अमल करके चला जाता था। उसके बाद बाबा साहिब का अमल होता था, उनकी दीनी तालीमात होती थीं, और वो उसके दिमाग में ये बात नक्श करते थे कि इंसान से मोहब्बत करो, दुश्मनी उस वक्त करो जब वो इंसान रहे, हैवान भी ना रहे, बल्कि शैतान बन जाए। क्योंकि हैवान को सुधाया जा सकता है,
शैतान को सीधा नहीं किया जा सकता। हर शख्स को अपने मुल्क और कौम का वफादार होना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के आइन से या पॉलिसी से दूसरी कौमों को नुकसान पहुंचता हो तो उस पॉलिसी के खिलाफ जंग करना चाहिए। माँ बाप सिर्फ पैदा करते हैं, उनके हवाले से सिर्फ ज़िंदगी मिलती है। यह ज़िंदगी जानवर को भी मिलती है। जानवर वालिदैन के हुकूक नहीं समझता, इंसान इल्म की रोशनी में वालिदैन के हुकूक और एहतराम को समझता है। लिहाजा जिस जगह से इल्म की रोशनी मिले उस जगह की सलामती चाहते रहो। ये बाबा फरीद वास्ती की तालीमात का असर था कि वो लड़का आज भी इदारे की सलामती को मुकद्दम समझता है। उसे जहाँ से इल्म की रोशनी मिली, जहाँ से जहानत को उरूज मिला हो, उस जगह से, उस इदारे से वो मरते दम तक दुश्मनी नहीं करेगा। मैं गुमसुम होकर ये बातें सुन रहा था। मैंने सुपर मास्टर एरेरे के मुतालिक क्या सोचा था और उसका दूसरा रुख सलमान वास्ती क्या नजर आ रहा था। सोनिया ने कहा, जब वो लड़का 20 बरस का हुआ तो उसने बाबा फरीद वास्ती के सामने इस्लाम कबूल किया। बाबा साहिब ने उसे कलमा पढ़ाया और अपने नाम के मुताबिक उसका नाम सलमान वास्ती रखा। मैं ऐसे बहुत से राज जानती हूँ जो अभी तक राज हैं। बाबा साहिब को मुझ पर मुकम्मल एतमाद था। इतने बड़े इदारे में मैं ही एक औरत थी जो उनकी बेटी बनकर उनके हुजरे में रोज जाती थी, जबकि वो दूसरों को बवक्ते ज़रूरत बुलाया करते थे। मेरे सीने में बाबा फरीद वास्ती मरहूम के और इदारे के बेशुमार राज दफन हैं। जब तक उन राजों के इंकशाफ का मुनासिब वक्त नहीं आएगा, उस वक्त तक कोई मेरा सीना चीर कर भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकेगा। दुनिया वालों की तरह मैं भी मानता हूँ कि तुम गहरी हो, मगर आज तो तुम समंदर से भी ज्यादा गहरी लग रही हो। ये गहराई नहीं तो और क्या है कि हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी जानने वाले इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। एक बार सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले ने मास्कमैन की जासूसा तातियाना पर हमला किया था, लेकिन जब सोनिया ने तातियाना की आंखों में आंखें डाली और उसे अपनी आंखों में देखते रहने पर मजबूर किया, तो दुश्मन ख्यालखानी करने वाला तातियाना के दिमाग में जलजले न कर सका। उसके तमाम हमले नाकाम हो गए। वो सोनिया की कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सा इल्म जानती थी, या उसके अंदर कैसी कैसी रूहानी कुव्वतें समा गई हैं, ये आज तक मुझे भी मालूम ना हो सका। पूछने पर यही जवाब मिलेगा कि जिस राज के खुलने का मुनासिब वक्त आएगा, उसी वक्त वो उस राज को ज़बान पर लाएगी। मैंने पूछा, सलमान वास्ती ने टेलीपैथी कैसे सीख ली? हुकाम अफसरान उसे 28 बरस से अपने मुल्क का और अपनी कौम का वफादार देख रहे हैं। उसने उनका एतमाद हासिल करने के लिए अक्सर इदारे के खिलाफ काम किए होंगे, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले वो मुझे या शेखुल फारस मरहूम को अपनी पूरी प्लानिंग बता दिया करता था। बहरहाल उनका एतमाद हासिल करने का नतीजा ये निकला कि ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वालों की फहरिस्त में उसका नाम सबसे पहले आया। फिर उसके पिछले कारनामों को देखकर उसे सुपर मास्टर बना दिया गया। मैं समझ गया। उसने यहाँ के हुक्काम को अपना कारनामा दिखाने के लिए इत्तला दे दी कि तुम अली तैमूर और ब्राइन वुल्फ के साथ यहाँ आ रही हो, और ये हुक्काम देख रहे हैं कि वो बाबा साहिब के इदारे से जो इत्तला देता है वो दुरुस्त होती है। हाँ, उनकी नज़रों के सामने सोनिया भी है, ब्राइन वुल्फ भी है। मेरी बेटी सोनिया सानी ने कमाल जहानत से उन्हें सोनिया होने का यकीन दिलाया है और प्रिंस को भी वुल्फ साबित कर दिया है। ये तुम सोनिया सानी को बेटी क्यों कहती हो? बेटी को बेटी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, मगर ये तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? ये भी एक राज है जिसके इंकशाफ का वक्त अभी नहीं आया है। देखो, मुझे तजस्सुस में मुब्तला ना करो। तुम सोनिया सानी के मुतालिक छानबीन नहीं करोगे तो तजस्सुस खत्म हो जाएगा। जहन्नुम में जाओ तुम माँ बेटी। ये बात कोई दूसरा कहे तो मेरी बेटी उसे जहन्नुम में पहुंचा देगी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ, उसे बार बार बेटी कहकर मुझे झुंझलाहट में मुब्तला ना करो। तुम एतराफ़ कर लो कि उसे बेटी कहने से तुम्हें बुढ़ापे का एहसास होता है और तुम्हारे अंदर कहीं सोई हुई गैरत आंखें खोल कर कहती है कि एक बेटी के बाप को बेगैरत नहीं होना चाहिए। शायद वो कुछ और भी कहती, लेकिन अली कमरे में आ गया। उसने कहा, मम्मा मैदान साफ है, वो साइमन जो बाप बना हुआ है कहीं बाहर गया है। सोनिया ने कहा, वो बाप बाहर गया है और तुम्हारा असली बाप मेरे दिमाग के अंदर है। उसने कहा, हेलो पापा, मम्मा से फुर्सत मिल गई हो तो मेरे पास आ जाएं। वो कालीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, फिर अपना सर सोनिया के जानों पर रख कर बोला, आप जानती हैं इस वक्त आपके जानों पर कौन है? वो मुस्कुराकर बोली, मेरा बेटा है। नहीं मम्मा, बेटा भी है और बाप भी है। मैंने पापा को इसीलिए दिमाग में बुलाया है, हम दोनों आपकी गोद में हैं। सोनिया ने गहरी लंबी सांस ली, फिर कहा, तुम्हारे पापा अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? वो खुद को बूढ़ा नहीं समझते हैं। ताज्जुब है, आप इतनी ज़हीन होकर ऐसी बात कह रही हैं।
आदमी को तो आखिरी सांस तक बुढ़ापा महसूस नहीं करना चाहिए। खुसूसन आखिरी उम्र का तकाजा है कि इंसान हद्दुल इम्कान सेहतमंद, ताज़ा दम और जिंदा दिल रहे। ये तुम्हारे दिमाग से तुम्हारा बाप बोल रहा है। अली ने कहा, ओ पापा प्लीज़, आप चले जाएं। मैं अपनी जहानत से बोलता रहूँगा, दाद आपको मिलती रहेगी। मैंने कहा, मेरे जाने के बाद भी तुम अपनी मम्मा को कायल नहीं कर सकोगे, लिहाजा काम की बात करो। उसने कहा, मम्मा काम की बात करें, क्या इस वक्त पापा को यह मालूम करना चाहिए कि साइमन कहाँ गया है? ज़रूर मालूम करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पापा की कमर झुक गई है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे हैं। इस उम्र में इंसान ऐसे ही वक्त ज़ाया करता है। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अब तो बात बात पर बुढ़ापे का एहसास दिलाने लगी हो। मुझ पर कोई नफसियाती असर नहीं पड़ेगा। मैं साइमन के पास चला गया। सोनिया ने अली से कहा, यहाँ साहिल पर बेशुमार मोटर बोट्स हैं। एक मोटर बोट तुम्हारे नाम से यानी जिम्मी मैथ्यू के नाम से है। तुम्हें खलीज पार करके मैरीलैंड जाना है। क्या अभी? तुम्हें डिनर के वक्त क्लब बी मैरी में पहुंचना चाहिए। अभी चले जाओ तो बेहतर है। इत्मीनान से घूम फिर कर मैरीलैंड का इलाका अच्छी तरह देख लोगे। अभी जाऊंगा। काम बताएं। एक टेलीपैथी जानने वाले का नाम है पॉल हॉपकिन। वो यकीनन किसी पनागाह में होगा। उसकी बहन वैली हॉपकिन आज रात अपने वालिदैन के साथ क्लब बी मैरी में आएगी। तुम उससे इश्क करोगे। उसने चौंक कर सोनिया के जानों से सर उठाया, फिर नागवारी से पूछा, ये कोई काम है? तुम लड़कियों से भागते क्यों हो? मैं भागता नहीं, बचता हूं। लड़कियां वक्त बर्बाद करती हैं, दिमाग खराब करती हैं, सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ती, काम के आदमी को नाकारा बनाकर रख देती हैं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को नाकारा बना दिया है? क्या तुम्हारा बाप किसी काम का नहीं रहा? मेरी मामा तो गाय है, ना पापा को लगाम दे सकें, न कभी जहानत से काम ले सकें। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की बुरी होती है, कभी आप भी तो लड़की थीं। मैं आप जैसी लड़की चाहता हूँ। मेरी जैसी क्यों? जब आप लड़की थीं तब से अब तक पापा के होश उड़ा रही हैं। आप जिस अंदाज में पापा को चकरा देती हैं, मुझे लड़कियों का यही अंदाज, यही जहानत पसंद है। जिस दिन मुझसे और मेरी जहानत से टकराने वाली लड़की मिलेगी, मैं उससे इश्क ज़रूर करूँगा। सोनिया ने कहा, वो सच्चा इश्क होगा। अभी तुम्हें अपना मतलब निकालने के लिए उस टेलीपैथी जानने वाली की बहन वैली हॉपकिन से मोहब्बत करना होगी। ये ज़रूरी नहीं है, मैं दूसरी तरह काम निकाल सकता हूँ। काम यह है कि तुम वैली को अगवा करोगे। अगर जबरन ले जाओगे तो हंगामा होगा, तुम लोग पुलिस की नज़रों में आओगे। यहाँ तुम साइमन के बेटे जिम्मी हो, और साइमन एक बड़े सियासी अखबार का पब्लिशर है। वो ऊंची सोसाइटी का आदमी है। तुम एक लड़की को जबरन कहीं ले जाओगे तो कितनी बदनामी होगी। क्या वो मेरे साथ राजी खुशी कहीं जाएगी? ये मुझसे पूछ रहे हो? जवान हो, खूबरू हो, पुरकशिश हो, क्या एक लड़की को मुतासिर नहीं कर सकोगे? हाँ, याद आया, साइमन का बेटा जिम्मी मैथ्यू इल्म नजूम में खासी महारत रखता है। मुझे भी नजूमी बनना होगा। आप बताएं, उसे कहाँ ले जाना होगा? तुम लोगों के सामने उसे साथ नहीं ले जाओगे, वो खुद तुम्हारी मोटर बोट में आएगी। तुम जाओ, बाकी बातें तुम्हें ख्याल खानी के जरिए मालूम होती रहेंगी। वो कालीन पर से उठ गया, फिर सोनिया के दोनों बाजुओं को थाम कर उसे उठाया। वो कहने लगी, ये क्या हो रहा है? माँ बेटे का प्यार हो रहा है। उसने झुककर सोनिया की पेशानी का बोसा लिया, फिर बारी बारी दाएं और बाएं रुखसार को चूम कर कहने लगा, आंखें बंद करें। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। अली ने पहले एक आंख को फिर दूसरी आंख को चूम लिया, फिर उसकी नाक पर होंठ रख दिए। वो आंखें खोलकर कहने लगी, बस भी करो, कितना प्यार करोगे? वो एक कदम पीछे हट गया, फिर एक कदम और पीछे चला गया। उसे संजीदगी से देखने लगी, फिर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मम्मा, आपके साथ धोखा हो गया। कैसा धोखा? मैं कहूँगा तो नाराज हो जाएंगी। वो डांट कर बोली, सीधी तरह बताओ, क्या बात है? बात यह है कि अभी अभी इतना सारा प्यार मैंने नहीं किया था। पापा मेरे अंदर थे, मैं मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। एकदम से सोनिया की नजरें झुक गईं, हया से रुखसार तमतमाने लगे। अली तैमूर ने कहा, इस वक्त कैमरा होता तो आपकी तस्वीर खींच लेता। सोनिया ने अली की पेशानी को देखते हुए गुस्से से कहा, फराद, तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अली ने कहा, मम्मा, पापा को शर्म नहीं आई, आपको शर्म आ गई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पापा मेरे दिमाग में ना थे, ना अब हैं। मैंने झूठ कहा था, आपका रद्द अमल देखना चाहता था। आपकी शर्म व हया ने साबित कर दिया है कि पापा बूढ़े नहीं हैं,
क्योंकि औरत किसी बूढ़े से नहीं जवान से शर्माती है। मैंने पापा को जवान साबित कर दिया। खुदा हाफिज। वो पलटकर कमरे से चला गया। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं दुनिया को मक्कारियां दिखाती हूं। दोनों बेटे मुझसे मक्कारी करते हैं, लेकिन दिल खुश कर देते हैं।